ऑलराइट, तो इन द लास्ट सेशन हमने कल के सेशन में कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे. सो लेट्स गो अहेड विथ वन मोर एग्जांपल. In an experiment to determine volume of an object, mass and density are recorded as 5 plus minus 0.15 kilogram and density rho is 5 plus minus 0.2 kilogram per meter cube respectively. Calculate percentage error in the measurement of volume. तो in the given quantities आपको मास की एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब ऑफ कोर्स जब मैं एग्जैक्ट वैल्यू बोलता हूँ तो ये है मीन वैल्यू. तो मास की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपको दी है 5 kg. आपको डेल्टा m दिया हुआ है. मेजरमेंट इन द एरर ऑफ मास इज गिवन टू यू, दैट इज प्लस माइनस 0.15 kg. ओके, डेंसिटी आपको दिया हुआ है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and error in the measurement of density is plus minus 0.2 दिया हुआ है आपको. So this is what you have been given. Okay, so these are all the parameters that are given to you. Right, so of course आपको पता है कि जब एक measured value की बात होती है तो in that case in the measured value you have errors. तो errors भी दिए हुए हमको. तो आपको फाइंड क्या करना है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V बाई V इंटू 100 फाइंड करना है आपको. फॉर्मूला बहुत सिंपल है. यू नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी. सिंपल. जिन लोगों को डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनको मैं डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. व्हाट इज डेंसिटी? बेसिकली यू टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ डेंसिटी. एक होता है नंबर डेंसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर डेंसिटी? किसी भी एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज नंबर डेंसिटी. इसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं, है ना. जैसे स्मॉलर सिटीज में, छोटे शहरों में, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज लेस, है ना. छोटे सिटीज में एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लेस नंबर ऑफ पीपल रहते हैं. बड़े सिटीज में लाइक मुंबई, पुणे, यू हैव मोर पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया. 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर देखा तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे. दैट इज नंबर डेंसिटी, क्योंकि आप नंबर मेजर कर रहे हो. नंबर डेंसिटी, हाउ मेनी पीपल पर यूनिट एरिया. दूसरा होता है मास डेंसिटी. अब मास डेंसिटी में नॉर्मली हम बात करते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में, मान लो मेरे पास एक क्यूब है, आई हैव अ क्यूब. आपको पता है व्हाट इज द क्यूब, ऑफ कोर्स. तो मैं अगर इस क्यूब का वॉल्यूम ले रहा हूं 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब इसका लेंथ 1 मीटर है, तो ईच साइड इज 1 मीटर, तो वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. इस 1 मीटर क्यूब में किसी भी सब्सटेंस का कितना मास जा सकता है. फॉर एग्जांपल, मैंने इस 1 मीटर क्यूब में इफ आई फिल इट कंप्लीटली, मैं अगर इसको कंप्लीटली भर देता हूं पानी से, तो इसमें 1000 किलोग्राम पानी जाएगा. 1000 किलोग्राम वाटर. तो हम बोलते हैं पानी का डेंसिटी होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अगर हम इसमें एयर भरेंगे तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अगर हमने इसमें मर्क्यूरी भर दिया तो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, तो हाउ मच mass you can put inside 1 meter cube of volume is volume density. तो है ना, mass upon volume, right? तो mass per unit volume is volume density. Okay, this is what you should know. ये आपको पता होना चाहिए first of all. Good. Now हमें बोला है percentage error in volume. सिंपल है. वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, मास अपॉन डेंसिटी.
अभी डेंसिटी क्या होता है मैंने सिर्फ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, क्योंकि आप पेट्रोल पंप पे भी जाते हो तो लिखा होता है पेट्रोल का डेंसिटी कितना 921 23 ऐसा कुछ लिखा होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, सो जस्ट फॉर योर नॉलेज व्हाट इज डेंसिटी। आपको परसेंटेज एरर निकालना है वॉल्यूम में। व्हाट इज वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, फिर आपको याद है वो फॉर्मूला परसेंटेज एरर का, डेल्टा वी बाय वी multiplied by 100 is delta m by m into 100 plus delta rho by rho into 100. So delta m by m, delta m is 0.15 by m is 5 multiplied by 100 plus delta rho by rho, delta rho is 0.2 by rho is 5 multiplied by 100. Okay, right? इसको solve करो, that's it. It is simple to solve. First of all, कैसे solve करोगे इसको? 0.15 मतलब 15 into 10 power minus 2 upon 5 और यहाँ पे ये 100 है, 100 मतलब 10 power plus 2 होता है, plus 0.2 मतलब 2 into 10 power minus 1 upon 5 into 100 मतलब 10 power plus 2 होता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि इस कैलकुलेशन को कैसे करना है, so you should know how to calculate. तो आपको पता होना चाहिए कैलकुलेट करना कैसे है। सो सिंपल है, यू कैन मेक कैलकुलेशंस इजीली क्योंकि ये इजी कैलकुलेशंस। तो ये आ जाएगा 1 जा, ये 3 जा, 10 पावर प्लस 2, 10 पावर माइनस 2 कैंसिल, 3 प्लस ये आपका आ जाएगा 2/5, 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर प्लस 2, 10 पावर माइनस 1 एंड 10 पावर प्लस 2 इज 10 पावर माइनस 1 प्लस 2 मतलब 10। तो ये आ जाएगा आपका 2/5 इंटू 10, 1 जा 2 जा 4, 2 into 4 is 7. So 7% is the error in the measurement of volume. तो ऐसा आप फाइंड करते हो। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था। आपको मास की मेजर्ड वैल्यू दी है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास हमेशा एरर के साथ दिया होता है। आपको डेंसिटी की मेजर्ड वैल्यू दी है, डेंसिटी का मेजर्ड वैल्यू हमेशा एरर के साथ दिया होता है। तो यू हैव एम, यू हैव डेल्टा एम, आपके पास रो है, डेल्टा रो है, आपको वॉल्यूम का एरर पूछा है, परसेंटेज एरर फॉर्मूला आपको पता है। ये हमने एरर एनालिसिस से लास्ट एग्जांपल्स में भी हमने ये अप्लाई किया था। तो जस्ट पुट वैल्यूज इन द फॉर्मूला, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, तो डेल्टा वी बाय वी इनटू 100 इज डेल्टा एम बाय एम इनटू 100 प्लस डेल्टा रो बाय रो इनटू 100। इस सिंबल को रो बोलते हैं। रो नॉर्मली हम डेंसिटी के लिए यूज करते हैं, रो। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। Okay, let's move to last theory topic of chapter 1, significant figures. Significant figures, okay? तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल टॉपिक है। थोड़ा सा हम let's connect physics with real life. So, you know, अगर मैंने आपको बोला कि इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करो, ओके, और आपने वो सेंटीमीटर स्केल जो आप यूज करते हो, अगर वो सेंटीमीटर स्केल अगर आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग सेंटीमीटर स्केल, है ना, तो आपको ये जीरो लाइन है, आपको ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना था, और मान लेते हैं यहाँ पे रीडिंग आया 15.4, राइट, करेक्ट। द आइडिया इज जो आप सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो उसमें आप 0 के बाद 0.1, उसके बाद 0.2, मतलब आप 0.1 और 0.2 के बीच में कुछ भी मेजर नहीं कर सकते हो, राइट, करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, छोटे से छोटा डिस्टेंस आप कितना मेजर कर सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर, राइट। अच्छे से समझ लो, इजी है। मेरे पास एक स्केल है,
जिसमें 0.1 सेंटीमीटर से छोटा कुछ मेजर हो ही नहीं सकता। ओके, तो हम इसको बोलते हैं एक्यूरेसी ऑफ द स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर, राइट। तो एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरिंग डिवाइस is limited to the least count. What is least count? Least count मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप सबसे छोटा रीडिंग कितना ले सकते हो, दैट इज लीस्ट काउंट। सिंपल लैंग्वेज, हमारे पास एक सेंटीमीटर स्केल है और आपके पास होता ही है, स्कूल में भी आपने यूज किया था। यू कैन मेजर 0.1 या फिर 0.2 या फिर 0.3 या फिर 0.4, मतलब इन स्टेप्स ऑफ 0.1, 0.1 के बाद 0.2, 0.2, 0.3, मतलब 0.1 का डिफरेंस इतना ही मेजर कर सकते हो, करेक्ट। तो एक्यूरेसी कितना, 0.1। लीस्ट काउंट कितना, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर आ गया तो उस स्केल का, राइट। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है, हम अगर कोई भी एक मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसका एक्यूरेसी उतना ही होगा जितना एक गिवन इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। हो सकता है कि मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं और इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब उस स्केल में मैं 0.01 इतना छोटा डिस्टेंस मेजर कर सकता हूं, राइट। राइट, तो accuracy of a measurement is decided by least count, the minimum measurement that you can make. अब for example, मैंने A और B पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया, मुझे पहला रीडिंग मिल गया 15.4, मुझे दूसरा रीडिंग मिल गया 15.4, मुझे तीसरा रीडिंग मिल गया 15.5, राइट। और एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, हमने जैसे पहले डिसाइड किया है, हमने क्या डिसाइड किया है, हमने ये डिसाइड किया है कि अगर हमको किसी भी रीडिंग का, किसी भी एक फिजिकल पैरामीटर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम क्या करते हैं, हम मीन वैल्यू लेते हैं, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स का रीडिंग लिया था, ओके, ए एंड बी, उसका रीडिंग लिया था और हमको मिल गया 15.4, फिर 15.4, फिर 15.5, विच मीन्स मैं अगर इसका मीन लेता हूं तो मुझे मिलेगा 15.43 रफली, करेक्ट, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पक्का पहले 2 डिजिट्स तो हम श्योरिटी से बता सकते हैं, वी आर श्योर, हमको 100% पता है कि 15 तो आने ही वाला है, मतलब पहले 2 डिजिट्स पक्का है, लेकिन उसके बाद के 2 डिजिट्स अनसर्टन है। तो ये सर्टन डिजिट्स है फिक्स और ये अनसर्टन डिजिट्स है। क्यों, क्योंकि जब मेरे स्केल का एक्यूरेसी ही 0.1 का था तो फिर मैं डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक बता नहीं सकता, कैसे बताओगे। हमारा जब स्केल, हमारा स्केल ही 0.1 सेंटीमीटर से छोटा कुछ मेजर ही नहीं करता ना, फिर मैं आखिरी जो डिजिट है मैं कैसे बताऊं कि हाँ ये पक्का फिक्स है, दिस इज श्योर, दिस इज सर्टन, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, अरे मेरा स्केल मेजर ही नहीं करता उतना छोटा। फिर ये 3 क्यों आया, क्योंकि हमने एवरेज किया, हमने मीन लिया, इसलिए 3 आया वहां पे। गुड। प्रॉब्लम ये है कि ये जो 4 है, ये 4 भी सर्टन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 5, फिर तो एवरेज लेने के बाद आया। तो इस मीन वैल्यू में, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में पहले 2 डिजिट्स सर्टन थे, हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारा रीडिंग 15 पॉइंट, मतलब ये दोनों पक्का है।
इसके बाद का कोई गारंटी नहीं है, मे बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट, क्योंकि हमारा सिस्टम का, इंस्ट्रूमेंट का, स्केल का लीस्ट काउंट ही 0.1 का है, तो हमको ये जो दो नंबर मिले ये एवरेज करने के बाद मिले। गुड। अब व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो ये जो दो सर्टन डिजिट्स है जिसकी हमको गारंटी है, प्लस ये जो एक अनसर्टन डिजिट है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। The significant figures are figures which are certain plus one more digit which is uncertain. इसको बोलते हैं significant figure. Okay? Alright. तो significant figure का मतलब क्या, मैं वापस समझा देता हूँ, और इस चीज को एक बार दिमाग में फिट कर दो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चीज है। इट इज वेरी सिंपल। सो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखो नाम में ये सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, राइट? अब व्हाट वाज द इशू? इशू ये था कि हम जो भी मेजरमेंट लेंगे वो कितना एक्यूरेट है, मतलब कितना करेक्ट है, वो डिपेंड करेगा जो भी स्केल, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास अगर नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज कर रहे हो तो उसमें 0.1 से छोटा आप कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उस स्केल में मार्किंग ही नहीं होता है ना। उस स्केल में 0 और 0.1 के बीच में मार्किंग होता ही नहीं है, तो कैसे मेजर करोगे? हाँ, अगर यहाँ पे मार्किंग होता तो आप बोलते हाँ फिर 0.05 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एक्यूरेसी है, दैट एक्यूरेसी इज डिसाइडेड बाय द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब हमारा एक टास्क था जिसमें हमको ए और बी इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना था, लेंथ फाइंड करना है। हमने पहला रीडिंग लिया 15.4 आ गया, दूसरा ले लिया 15.4 आ गया, तीसरा रीडिंग लिया 15.5 आया। अब तीनों में से कौन सा करेक्ट? तो हमने पहले ही ये डिसाइड करके रखा है कि इसका जो मीन वैल्यू होगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, हम उसको मान लेंगे ट्रू वैल्यू। तो जब मैं इसका एवरेज आउट करता हूं तो 15.4 प्लस 15.4 प्लस 15.5 डिवाइडेड बाई 3 जब मैं करता हूं तो मुझे मिलता है 15.43। अब ये जो 15.43 है, इसमें ये दो नंबर, दो डिजिट सर्टन है। सर्टन है मतलब हमको श्योरिटी है 15 पॉइंट ही आएगा, क्योंकि 16 आ सकता है या नहीं आ सकता है, 14 आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? जब रीडिंग ही 15.4 प्लस 15.4 प्लस 15.5 बाई 3 है तो 16, 14, 12, 11 कहां से आएगा? 15 ही आएगा। तो पहले दो डिजिट सर्टन डिजिट्स है, फिक्स है कि ये दो आने ही वाले हैं। उसके बाद ये जो अगले दो डिजिट है ये अनसर्टन है। क्यों अनसर्टन है? 3 इज अनसर्टन। ये जो 3 है ये अनसर्टन इसके वजह से है क्योंकि हमारे स्केल का एक्यूरेसी 0.1 से नीचे है ही नहीं। तो आप पॉइंट के बाद दो डिजिट तक मेजर कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब एग्जांपल देता हूं, जब मेरे स्केल में 0.1 के बाद 0.2 है डायरेक्टली, और मैं बोल रहा हूं मेरा रीडिंग आ गया 0.15 सेंटीमीटर पक्का। कैसे पक्का? नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? 0.1 के बाद 0.2 है, बीच में 0.15 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो यू कैन नॉट बी श्योर, यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस। तो ये जो लास्ट डिजिट है ये अनसर्टन क्यों है? बिकॉज हमारे स्केल का लिमिटेशन है, हमारा स्केल इतना एक्यूरेट है ही नहीं। और ये जो डिजिट है 4 ये अनसर्टन है। क्यों है? क्योंकि ये 4 तो एवरेज करने के बाद आया था ना, क्योंकि तीनों रीडिंग में एक 5 भी तो था, दो 4 थे तो एक 5 भी था। तो फिर मैं 4 को ही क्यों सर्टन मानूं, 5 को क्यों नहीं मानूं? इसलिए ये 4 भी अनसर्टन है, मतलब श्योरिटी नहीं है, पक्का नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर हम बोलेंगे कि जो पहले दो डिजिट सर्टन है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, जितने भी सर्टन श्योरिटी वाले डिजिट्स है प्लस एक डिजिट जो अनसर्टन है, उसको आप बोलते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टन
plus one additional digit which is uncertain is called as significant figures. Okay, good. तो let's put it down और फिर हम रूल भी लिख लेंगे, क्योंकि किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके लिए रूल्स है, 6 या 7 रूल्स है, हम वन बाय वन लिखेंगे। सबसे पहले, टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन, आर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, is limited to the least count of the instrument. Okay, least count क्या होता है? Least count is the minimum measurement that one can make using an instrument. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप घड़ी की बात कर रहे हो, व्हाट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन हैव? 0.1 सेकेंड या 1 सेकेंड? 1 सेकेंड। आपका जो एनालॉग क्लॉक होता है उसमें 1 सेकेंड से छोटा कुछ भी नहीं मेजर कर सकते आप, तो उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड। ओके, so least count is the minimum measurement that one can make using an instrument. Okay, now suppose we measure the distance between 2 points A and B, between points A and B repeatedly, and obtain readings as 15.4, 15.4 and 15.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू is the mean value. That is, इस केस में आता है 15.43 सेंटीमीटर। राइट, नाउ out of this first 2 digits are certain, because ये पक्का है, फिक्स है कि 15 तो आने ही वाला है, and last 2 are uncertain, So the number of digits in a measurement, about which we are certain, plus one additional digit which is uncertain,
are known as significant figures or significant digits. Significant figures or digits. That's it, right? अब एक बार आपको समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं रैंडम रीडिंग ले लेता हूँ 15.403, राइट, हमें कैसे पता कितने सिग्निफिकेंट फिगर? हमको पता है क्या स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? मैंने बताया ही नहीं कि हमारे पास जो स्केल है वो 0.1 तक मेजर कर सकता है या 0.01 तक मेजर कर सकता है या 0.001 तक मेजर कर सकता है. हमको नहीं पता, वी डोंट नो, राइट. फिर हम एक नंबर को देख के इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है कैसे फाइंड करेंगे? तो व्हाट डू वी डू? वी हैव टू मेक सम रूल्स. सो we have to follow some rules for significant figures. Rules for significant figures. Right? Rule number 1, एक सिंपल रूल है, जितने भी नॉन जीरो नंबर हो सारे इंपॉर्टेंट, सारे सिग्निफिकेंट होते हैं. तो all non-zero numbers are significant. तो सारे के सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं. मैंने जानबूझ के आर को कैपिटल लिखा है. ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर रीडिंग 15.4 है तो इसमें 1, 5 and 4 all are significant. All of these are significant. तो नॉन जीरो नंबर का प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है जीरोस का. तो अब रूल, जो अगले रूल्स हैं वो सारे के सारे जीरो के लिए बनाए गए हैं. ओके, तो प्रॉब्लम नॉन जीरो का है ही नहीं, प्रॉब्लम इज विद जीरोस. ओके, अब ऐसा है, मान लेते हैं मेरे पास एक रीडिंग है 2051, राइट. अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ गया तो वो सिग्निफिकेंट होता है, राइट. तो इफ zero appears between two non-zero numbers, it is significant, right? तो इस रीडिंग में 4 significant digit है, 1, 2, 3, 4. Okay, so zeros between two non-zero numbers, two non-zero digits are significant. तीसरा, लीडिंग जीरोस. मान लो मैं यही नंबर लेता हूं, मैं एग्जाम्पल लिख लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 2051. Here, 0 is between non-zero numbers and hence it is significant. रूल नंबर 3, मान लो 2051 और आगे 2 जीरो होते या फिर ऐसा होता 0.02051, राइट. तो लीडिंग जीरोस, व्हाट इज लीडिंग जीरोस? जो पहले आते हैं, नॉन जीरो नंबर 2 के पहले आने वाले जीरो, इसको लीडिंग जीरो बोलते हैं, जो पहले आते हैं.
So leading zeros are not significant. So leading zeros are not significant. Leading zeros are not significant. Example, of course, you can take many example 0.00251, 00123. So these zeros are not significant. So here zeros are not significant. They are not significant because they are leading zeros. Okay, are not significant. So zeros here are not significant. Something like this. Okay, तो बहुत easy rule है. सिर्फ याद रखना पड़ेगा आपको. That's all you will have to do. It's simple. अगला rule. Trailing zeros to the right are significant. So trailing zeros to the right of the decimal. Trailing zeros to the right of the decimal are significant. तो मान लो हमारे पास नंबर है 92.00. तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो आए जो ट्रेलिंग है, लीडिंग नहीं है. अगर ऐसा होता 00.92 तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते क्योंकि ये लीडिंग जीरो है. लेकिन डेसिमल के बाद अगर आए ट्रेलिंग बाद में, ओके, तो दे बिकम सिग्निफिकेंट. फिर आप बोलोगे फिर 0.092 में ये जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं? नहीं, राइट, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट. हाँ, अगर 92.00 दोनों सिग्निफिकेंट, 000 तीनों सिग्निफिकेंट, 0000 चारों सिग्निफिकेंट. क्यों? क्योंकि ये आपको एक्यूरेसी बताता है ना. जब मैं लिखता हूँ 92.0 मतलब एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 सेंटीमीटर. अगर मैं लिखता हूँ 92.00 मतलब एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.01. So that is why it is important. So trailing zeros to the right of the decimal are significant. ये important है. This is important. Okay. So example 92.00. Okay. Here both zeros are significant. Fifth rule number fifth. अब ऐसा है ट्रेलिंग जीरो है, राइट, ट्रेलिंग जीरो है. फॉर एग्जांपल ऐसा नंबर है 920. ओके, तो अब ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं? नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल वोल नंबर, अगर वोल नंबर में ट्रेलिंग मतलब पीछे आने वाले जीरो, राइट, they are not significant. So trailing zeros in a whole number are not significant. लेकिन इसी में अगर मैं डेसिमल लगा देता हूं, if I write down 920 point, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है. So interesting. So trailing zero in a whole number without decimal shown is not significant, but a trailing zero in a whole number with decimal shown becomes significant. So ये दो रूल. Trailing zeros in a whole number
with no decimal shown, with no decimal shown, are not significant, are not significant. Example 920. So here 0 is not significant क्योंकि यहाँ पे डेसिमल हमने शो नहीं किया. नेक्स्ट रूल, 5 रूल हो गए, 2 रूल और है. 6th, अगर मैंने इसी नंबर में आगे पॉइंट दिखा दिया होता तो ये 0 सिग्निफिकेंट हो जाता. सो ट्रेलिंग जीरो या फिर ट्रेलिंग जीरोस in a whole number with decimal shown are significant. Okay. Example 920 point. The moment I show point decimal, so here 0 is significant. और एक रूल है लेकिन उससे पहले, तो टोटल 6 रूल में पहला रूल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो नॉन जीरो नंबर दिखा वो सिग्निफिकेंट है. ओके. प्रॉब्लम हो जाता है जीरोस का, तो सारे रूल जीरोस के लिए है. 2 नॉन जीरो के बीच में 0 तो सिग्निफिकेंट. लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट. ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद 2 0 लिख दिए तो दैट बिकम सिग्निफिकेंट. ट्रेलिंग 0 in a whole number without decimal is not significant. Trailing 0 in a whole number with a decimal shown is significant. अभी last rule देखो अभी, let me give you some touch of physics. अब जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो you will notice one thing. बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यूज आती है, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर आते हैं. जैसे रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर. किलोमीटर ऐसा यूनिट है क्या? नहीं, हम इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे. 6400 इंटू 10 पावर 3 मीटर, मतलब हम लिखेंगे 6.4. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगा दिया तो 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर. राइट, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ. फिर आपके पास आएगा मास ऑफ अर्थ. आई थिंक इट इज 5 इंटू 10 पावर या फिर 6 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम. या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg. मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 power -27 kg. Charge on electron 1.6 into 10 power -19 kg. तो ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 power -11 ऐसा कुछ आता है. What do you see? 10 power 6, 10 power 24, 10 power -31, 10 power -27, 10 पावर -19, 10 पावर -11, आगे जाके प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा 10 पावर -34. बड़े बड़े नंबर. तो बहुत बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमको कैलकुलेशन करना है, हमको एग्जैक्ट याद ही नहीं रहता. याद रहेगा क्या 6 था कि 5 था, 9.1 था या 8.9 था, 1.67 था या 1.77 था, नहीं याद रहता है. वी डोंट रिमेम्बर. तो ऐसे केसेस में हमको 10 का पावर पता हो गया तो सफिशिएंट है. 10 के पावर में क्या था, पावर में क्या था.
तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आगे लिख के दूंगा आपको, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या है। बेसिकली हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, जैसे देखो, डू यू नोटिस हियर रेडियस ऑफ अर्थ, वन नंबर into 10 raised to something, mass of earth number into 10 raised to something, mass of electron number into 10 raised to something। तो हम किसी भी बड़े या बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को a सम नंबर into multiplied by 10 raised to something इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो बहुत छोटा या बहुत बड़ा नंबर नॉर्मली लिखा कैसे जाता है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू समथिंग, नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू समथिंग। ओके राइट। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर लिख रहे हैं तो 10 और उसका जो पावर है ये नॉट सिग्निफिकेंट, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिर्फ जो ए नंबर है जैसे 6.4, अभी 6.4 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो उसके लिए ये 6 रूल्स बनाए हमने। 6.4 में 2 सिग्निफिकेंट, दोनों नॉन जीरो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, एक, क्योंकि एक ही नॉन जीरो है। इसमें कितने हैं, 2, क्योंकि 2 नॉन जीरो है। तो आप जब किसी भी एक बड़े या छोटे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो तो 10 का और 10 का पावर n, 10 और 10 का पावर n ये दोनों ही सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो सिर्फ जो a लिखा था आपने, a मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ये a जो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उसके लिए 6 रूल हमने बना के रखे हैं पहले, राइट। तो 7th rule is for a number in scientific notation, for a number in scientific notation, what is scientific notation? A multiplied by 10 raised to n. For example, all digits comprising a जितने भी डिजिट से बना है आर सिग्निफिकेंट। और ये फाइंड करने के लिए हम लोग पहले 6 रूल का इस्तेमाल करेंगे। बाय द फर्स्ट 6 रूल्स, ओके, n and n are not significant, are not significant, right? Good. So these are the rules of finding out significant figures. मैं वापस एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या, हम जब रीडिंग लेते हैं और जब उसका मीन लेते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर ऐसे आते हैं, हो सकता है 3 नंबर हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने रीडिंग लिया, मुझे मिला 5.14 या फिर 5.4, 5.4 और 5.5। मैंने जब इसका एवरेज लिया तो मुझे मिला 5.43। तो पहला नंबर जिसके अबाउट आप श्योर हो, सर्टन हो, राइट, और ये जो 2 नंबर है ये अनसर्टन है क्योंकि सिस्टम का एक्यूरेसी इतना था ही नहीं। सिस्टम का इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी था 0.1। तो आप 0.03 के बारे में श्योरली कुछ नहीं बता सकते आप, यू कैन नॉट बी श्योर, ओके। और 4 भी श्योरिटी नहीं है क्योंकि ये एवरेज करने के बाद आया है। तो सर्टन डिजिट्स जिसके अबाउट ऑफ सर्टन हो वो डिजिट्स प्लस एक जो अनसर्टन डिजिट है, these are called as significant figures। अब किसी भी एक रीडिंग में, मान लो मेरे को रीडिंग दिया है 115.05, हमको कुछ नहीं बताया,
स्केल का एक्यूरेसी कितना था नहीं पता, तो हाउ डू वी फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसका रूल है, पहला रूल, जितने भी नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। तो 4 नंबर तो नॉन जीरो है, 1 2 3 और 4। एक जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, राइट, गुड। प्रॉब्लम है जीरोस का, अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आया सिग्निफिकेंट, अगर लीडिंग जीरो है मतलब ऐसा है 0.002 या फिर 0.2, तो जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं और डेसिमल के बाद है, जैसे 0.200, तो ये दोनों डेसिमल के बाद आए हैं, ये सिग्निफिकेंट है। अगर मैं वोल नंबर लिख रहा हूँ, वोल नंबर मान लो 92 या 920, लेकिन मैंने डेसिमल नहीं दिखाया, तो ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बट इफ आई शो डेसिमल तो ट्रेलिंग जीरो बिकम सिग्निफिकेंट। अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे 6.27 इंटू 10⁻−30, तो 10 और -30 ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। ओके, सो दिस इज व्हाट you can say about significant figures. All right, so that's sufficient for today. हमारा सिर्फ एक छोटा सा 2 लाइन का एक टॉपिक बाकी रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो मैं कल लूंगा और कल इमीडिएटली हम लोग न्यूमेरिकल्स चालू कर देंगे, MCQ then numerical, unsolved numerical from the book. So let's stop here for today.